नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस क्लास में। आज का ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का ये सेशन हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है प्रैक्टिस सेट। ये समझिए जिस बुक से हम आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, ये आपके TRE 3.0 में जो भी छात्र सफल हुए उनकी फर्स्ट चॉइस प्रैक्टिस के लिए यही बुक रही है। ये आपकी रुक्मणी प्रकाशन की बुक है। इसमें जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं हम वो आपको सारे प्रोवाइड कराएंगे। जब आप इसके 15 से 20 जो भी प्रैक्टिस सेट हैं जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि चीज़ें आपको बहुत सारी पता हैं। जब आप पेपर को वहाँ पर पेपर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो प्लीज़ आप लोग इसके सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपको सेम एग्जाम वाली फीलिंग महसूस कराएंगे। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोग याद रखना कि इसमें किसी प्रकार का कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे आप लोग। पहले जवाब आप लोगों को देना है, उसके बाद हमारा जो जवाब होगा उसको आपको सुनना है, ठीक है। तो अगर आपको गलत लगे तो आप लोग जरूर निशान बनाते हुए चलना, फिर देखना अंत तक आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए। आपको फिर उसी हिसाब से अपनी तैयारी को और ज़्यादा मेहनत के साथ करना है। अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं तो आज की क्लास अगर आप लोगों को अंत तक ये सेशन जुड़ने पर पसंद आए तो ज़रूर आप लोग अपनी इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। और इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं कि अगर आप इस सेशन के अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपको ढेर सारी चीज़ें नई पता चलेंगी आज के इस क्लास के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। तो चलिए देखते हैं जो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत हैं वो कहता है कि कौन से आपके गांधीवादी सिद्धांत हैं। तो याद रखना गांधीवादी सिद्धांत के बारे में बात की जाए तो वो उनका उद्देश्य क्या था, ग्राम पंचायत का गठन करना। तो 31 का आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। आर्टिकल जैसे हैं इनको आप लोग जरूर एक बार कॉपी में लिख लेना। कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना वो आपका आर्टिकल नंबर 23 ऐसा आर्टिकल है जो आपके जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को क्या करता है, रोकता है। तो 32 का आपका जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है संविधान आदेश विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी। तो आपकी कौन सी जनजाति थी, याद रखना ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गोंड जनजाति को इन लोगों ने क्या दी थी, मान्यता दी थी विधेयक 2022 के हिसाब से आपके उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और उसे ना तो दंडित किया जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो याद रखना वो आपका अनुच्छेद जो है वो आपका अनुच्छेद 20(2) में ऐसा कहा गया है, किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। किस आर्टिकल में ऐसी बात कही गई, तो आपके आर्टिकल 22 में कही गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखते हैं क्या कहता है आपसे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला राज्य आपका कौन बना था। तो पहला राज्य आपका कौन बना था, तो याद रखना 35 का क्वेश्चन नंबर का सही जवाब आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए यहाँ पर आपको कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उनको भी देखना है और उसी हिसाब से आपको अपनी करंट अफेयर्स को भी तैयार करना है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियाँ एक अंडाकार की श्रृंखला का नाम बताइए। तो देखते हैं हिमनद प्रवाह द्वारा जो आपकी उत्कीर्ण की गई पहाड़ियाँ होती हैं वो आपकी अंडाकार श्रृंखला कौन सी बनाती है इनमें से। तो याद रखना वो आपकी ड्रमलिन्स होती हैं। कौन, ड्रमलिन्स। इनके नाम जरूर लिखिए, जो काफ़ी कठिन शब्द हैं उनको आप लोग जरूर एक बार कॉपी में लिखिए, कौन है, ड्रमलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी देखिए जनगणना से आपके टॉपिक में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आपकी साक्षरता दर कितनी थी। तो याद रखना जो आपके भारत की साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वो आपकी थी 74.04% थी, ठीक है। तो 37 का जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि आबनूस, महोगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल के हिस्से हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, कौन सा, आपकी आबनूस, महोगनी
और शीशम के पेड़। अगर एग्जाम में पूछा जाए ये आपके किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है, तो याद रखना ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जंगल का हिस्सा हो जाएंगे। तो 38 का जवाब आपका बी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो वो आपका कौन सा राज्य हो जाएगा, तो याद रखना इसका नाम आप लोग जरूर तमिलनाडु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं, आपसे क्या पूछता है। कहता है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य जो है वो कूल्हे के नाम से जानी वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए आपके क्या है, प्रख्यात है। कौन सी, कूल्हा। तो कूल्हा के नाम से जानी जाने वाली जो पारंपरिक नहर सिंचाई है ये आपके किस राज्य में है, तो याद रखना ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे कुल्हों को, तो याद रखना आपके हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है कुल्लू नाम से, कुल्लू घूमने के लिए काफ़ी फेमस जगह, तो उससे याद रखना कुल्हो मतलब हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखते हैं 51 नंबर आपसे क्या कहेगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे। ये आपके टीआरई 3rd में क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग याद रखना। वो आपकी थी जो वंदे मातरम के संपादक वो थे आपके मैडम भीखा जी कामा जी, इन्होंने ही वंदे मातरम के संपादक थी यही। तो याद रखना 51 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। कहता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया, तो याद रखना ये आपके किसके कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था, तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। कहता है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जब आपका त्रिपुरी का जो अधिवेशन था यानी संकट था जो जब समाप्त हो गया तो उसके बाद आपके कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा जाए किसे बनाया गया है, तो इनका नाम आप लोग जरूर एक बार लिखिए। उसके बाद आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया, तो 53 का जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कहता है कि 1854 की उड विज्ञापित में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था, तो याद रखना जो 1854 में आपकी उड विज्ञापित अभिव्यक्ति था उसमें शिक्षा का लक्ष्य क्या था, अगर ऐसा एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना जो आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो आपका भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना आपकी उड विज्ञापित अभिव्यक्ति जो था उसमें शिक्षा का लक्ष्य आपके यही था। और ये भी पूछ सकता है कि उड विज्ञापित अभिव्यक्ति आपके किस ईस्वी में आई, तो 1854 में आई। तो 54 का आपका जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे क्या कहता है, इसको समझते हैं। कहता है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, ऐसा पूछा गया है। तो याद रखना जो आपके 55 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपके साइमन कमीशन के भारतीयों द्वारा विरोध करने की मेन वजह थी कि साइमन कमीशन में कोई भी जो है आपका भारतीय सदस्य शामिल नहीं हुआ था, इस वजह से। तो 55 का जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई तो उस समय आपके भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखना ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लॉर्ड हार्डिंग टू। देखिए ये प्रैक्टिस सेट आप लोग जब कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आपके एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट आपको सारे अटेंड करना है, इसके सारे सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो 56 का बी आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं क्या कहता है। कहता है महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी, तो याद रखना जब आपके महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत तो किस घटना के कारण उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली, यानी काफ़ी फेमस हो गए, तो याद रखना वो आपका चंपारण सत्याग्रह से ये जो है काफ़ी इनको प्रसिद्धि मिली। तो इसीलिए 57 का जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछा गया सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो जब आप लोग देखेंगे प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग बिल्कुल सही है। आत्मीय सभा की स्थापना आपके देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने नहीं की है,
तो यहाँ पर इसका जवाब आपका भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। ठीक है, अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आत्मीय समाज की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना आप लोग जरूर याद रखना 1815 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना की किसने थी? अगर इन्होंने नहीं की थी तो याद रखना इसकी स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 59 आपसे क्या कहता है। कहते हैं निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ। तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय विद्रोह 1857। ये व्यापक स्तर पर फैलकर जो है इसने ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ था। कौन सा विद्रोह? आपके भारतीय विद्रोह 1857। तो आपके 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की? किसी नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना आपकी किसने की थी, जो आपकी नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध? तो याद रखना ये आपके 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपके महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला। देखिए सेम क्वेश्चन आपके TRE 2 या TRE 3 के एग्जाम में पूछा गया है। आप देखिए तो बिहार का सर्वाधिक जो जूट उत्पादक जिला है वो आपका कौन सा हो जाएगा? इसका नाम आप लोग जरूर लिखिए, पूर्णिया। जो पूर्णिया जिला है बिहार का, यही सर्वाधिक जूट उत्पादक वाला जिला है। तो 71 का आपका जवाब बिल्कुल सी सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहता है 1922-23 में आपकी मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मुंगेर की बात की जा रही है और किसान सभा के बारे में बात की जाए तो आप लोग इसका तुरंत जवाब देंगे। 72 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब कौन कौन से लोग हो जाएंगे उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती, आप लोग अच्छे से जानते हुए किसान सभा के एक नेता थे, इन्होंने ही किसान सभा का गठन किया था। इसके अलावा जो है आपके यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो आपका जुबेर, मोहम्मद जुबेर भी सही हो जाएगा। ठीक है, और श्री कृष्ण सिंह जी, यानी यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में उपस्थित पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखना जो आपका उपस्थिति पोर्टल है, पूछा जाए किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखना ये आपके झारखंड राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार का पहले हिस्सा था आपके झारखंड, इसीलिए। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया? तो ये भी महत्वपूर्ण, पहली बार पूछा गया, हमने बोला पहली बार वाले जितने भी आपके क्वेश्चन होने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसकी डेट आप लोग जरूर लिखिए, 2006 और 7 में वित्तीय वर्ष के लिए पहली बार आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया। तो 74 का आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया अगर पूछा जाए तो याद रखना ये आपके पटना में रखा गया। पटना बिहार की राजधानी है, तो जरूर याद रखना जो फेमस जगह होगी वहीं पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा जाएगा। तो 75 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। मई 2024 में वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण के पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखना पहला अध्यक्ष आपके संजय कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 आपसे क्या कहता है। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किस राज्य में की गई? याद रखना पहले खगोल पर्यटन के बारे में बात की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो आपके पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की गई है इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो आप लोग पूछेंगे कि फिर इसका क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उत्तराखंड ऐसा राज्य है
जिसमें आपके पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, कहता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो इसकी डेट भी आप लोग लिखिए, 3 मई को आपके विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे क्या कहता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। कहता है जो आपका पेरिस ओलंपिक में भारत के संदर्भ में सही विकल्प चुने। तो पेरिस ओलंपिक में आपके भारत ने कुल 5 पदक जीते। जी बिल्कुल ये बात सही नहीं है। फिर कहता है कि जो आपके पदक ओलंपिक में भारत के कुल 6 पदक के साथ 71वें स्थान पर रहा। तो ये आपके पेरिस ओलंपिक के बारे में बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 आपसे क्या पूछता है। कहता है भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई। तो याद रखना आपके भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी की बात की जा रही है। तो ये आपके कहाँ खोली गई है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में खोली गई थी पहली बार। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे कहता है कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है इनमें से। तो जो आपका कीट भक्षी पौधा नहीं होगा, ये आपके संडीव घटपर्णी, ये सारे कीट भक्षी पौधे हैं। जो नहीं होगा वो आपका इसमें से हो जाएगा प्रोथेलस। प्रोथेलस जो है ये आपका एक कीट भक्षी पौधा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं वाले क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, इनको लिख भी लेना है ताकि आप एग्जाम से पहले इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। 82 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है इसमें से। तो रेगिस्तानी पेड़ के बारे में बात की जाए, नारियल आपका रेगिस्तानी पेड़ नहीं है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ना तो सुपारी हो जाएगा, जो रेगिस्तानी पेड़ के क्षेत्र में आपका आएगा वो आपका ताड़ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 82 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं, आपसे क्या कहता है। कहता है कि भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अजैविक प्रदूषक जो आपसे पूछा जाए भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका आर्सेनिक हो जाएगा। कौन सा, आर्सेनिक जो है ये भूमिगत जल ऐसा है जो प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक का कारण हो जाएगा। तो 83 का जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 आपसे क्या पूछता है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे तो हमने आपको इससे पहले जो हमने आपको वीडियोज प्रोवाइड कराए तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसके प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पूछा गया प्राथमिक प्रदूषक कौन है, तो ये आपके SO2, CO, NO2 ये सारे आपके हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो 84 का आपका जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कहता है जैविक ऊर्जा यानी ऑर्गेनिक एनर्जी का अंतिम स्रोत कौन है। तो याद रखना आपके पूछा जाए कि जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ना तो पवन ऊर्जा होगा, ना तो ग्लूकोज होगा, ना तो ATP। इसका सही जवाब आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है। और याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर भाई आप लोग पूछेंगे कि जैविक ऊर्जा का आखिर अंतिम स्रोत होता क्या है, तो आप लोग इसका याद रखना जवाब, इसका अंतिम स्रोत आपके सौर ऊर्जा होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस जवाब को आप लोग जरूर कॉपी में लिखिए कि जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत आपके कौन होता है, तो वो आपकी सौर ऊर्जा होती है। ठीक है। तो 85 का विकल्प आपका सही ई हो जाएगा। फिर कहता है कि वायुयानों में किसका प्रयोग वायु शोधक के रूप में किया जाता है। तो वायु शोधक के रूप में जिसका प्रयोग आपके वायुयानों में किया जाता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का प्रयोग हम लोग वायु शोधक के रूप में करते हैं। तो 86 का जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं। तो जो आपके अपघटक होते हैं, पूछा गया है किस पोषण स्तर के जीव हैं, तो याद रखना ये आपके पोषण स्तर 4 के जीव हो जाएंगे। तो 87 का जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है डिटर्जेंट के जलीय घोल किस प्रकृति के होते हैं। तो जो आपके डिटर्जेंट के जलीय घोल होते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो डिटर्जेंट के जलीय घोल आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो 88 का आपका जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं क्या पूछता है आपसे। कहता है कोई द्रव कब ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है, जब स्पर्श कोण का मान होता है। तो याद रखना जब आपके स्पर्श कोण का मान जो है वो आपके 90 अंश से बड़ा जब होगा तो कोई भी द्रव
ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है ऐसी स्थिति में जब आपकी स्पर्श कोण का मान 90 अंश से बड़ा होगा। तो 89 का आपका सही जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 देखते हैं क्या पूछता है आपसे। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपसे ये भी महत्वपूर्ण है, कहता है खाद्य श्रृंखलाओं में मनुष्य की क्या भूमिका होती है। यानी जो आपकी खाद्य श्रृंखला होती है इसमें मनुष्य की क्या भूमिका होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना मनुष्य का सिर्फ इतनी भूमिका होती है कि ये आपके उपभोक्ता होता है। क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य की भूमिका के बारे में पूछा जाए तो इसका जो भूमिका होगी वो सिर्फ एक उपभोक्ता के रूप में होगी। तो 90 का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कहता है वह रासायनिक यौगिक कौन है जो दो तत्वों से बना है। तो याद रखना जो दो तत्वों से बना हो जाएगा इन सारे ऑप्शनों में वो आपका कौन सा हो जाएगा, बाइनरी यानी द्विअंगी जो है ये आपके दो तत्वों से बना है। तो 91 का आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 92 आपसे क्या पूछता है, कहता है रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका पूछा गया रासायनिक परिवर्तन के साथ होता क्या है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसके जवाब हो जाएंगे। अब होता क्या क्या है, तो सबसे पहला नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, पहली बात आपका बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद रासायनिक गुणों में परिवर्तन भी होता है तो ये भी आपका सही हो जाएगा, और निकाय की एंथैल्पी में भी परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से इसके सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए एक बड़ी कमी नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए जो इनमें से एक बड़ी कमी नहीं होगी वो आपकी नहीं होगी विद्युत उत्पादन जो है, ये आपकी परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कोई भी एक बड़ी कमी नहीं। कौन सा, विद्युत उत्पादन। 93 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 हम लोग देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। कहता है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। तो याद रखना ये आपका किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होगा, वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका के बीच डिफरेंस। तो 94 नंबर का सही जवाब कोशिका भित्ति की उपस्थिति से आपका इनके बीच अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है, कहता है बीजों का अंकुरण क्या कहलाता है जब वे फल के अंदर ही होते हैं। तो याद रखना उस टाइम आपके बीजों का जो अंकुरण है वो आपका क्या कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीवी पेरी। वीवी पेरी जब बीजों का आपके अंकुरण होता है जब वे फल के अंदर होते हैं, जब हम लोग इसको इसी नाम से जानते हैं, वीवी पेरी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 96 हम लोग देखते हैं क्या कहता है, कहता है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण आपका कौन सा हो जाएगा। तो जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है उसका प्रथम चरण के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम चरण आपका इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्णहरित इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटॉन द्वारा उत्तेजन, यही आपके प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण हो जाएगा। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कहता है भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे। तो आप लोग इनका नाम जरूर एक बार लिख लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जो लगातार 6 वर्षों तक आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिर आपसे बक्सर के युद्ध की डेट पूछी गई है, किस वर्ष लड़ा गया बक्सर का युद्ध। तो इसको आप लोग जरूर डेट याद करना। तो बक्सर का युद्ध आपका जो है कब लड़ा गया था, तो 1764 ईस्वी में। इसका जवाब आपका 98 नंबर क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 आपसे पूछता है उत्पादन के लिए आवश्यक औजार, मशीनें, भवन आदि ये आपके सब क्या कहलाते हैं। जो आपकी चीज़ें आवश्यक होती हैं, औजार हो गई, मशीनें हो गई, भवन हो गए, ये जो है इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं या किस पूंजी के नाम से जानते हैं। तो ये सब जो है आपकी स्थायी पूंजी होती हैं। अब याद रखना जो आपके उत्पादन के लिए आवश्यक औजार हों या मशीनें हों या भवन हों आदि, ये सब आपकी स्थायी पूंजी कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पर हम लोग आ चुके हैं। कहता है नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो सही कालानुक्रम के बारे में हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर पूछा गया असहयोग आंदोलन पहला ऑप्शन है, फिर है चोरी चोरा कांड, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखना सबसे पहले आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है क्योंकि असहयोग आंदोलन पहले हुआ।
उसके बाद में आपकी चोरी चोरा की घटना हुई, फिर आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और सबसे लास्ट में आपके भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा, फिर दो आएगा, इसके बाद आपका तीन आएगा और लास्ट में सबसे चार आएगा। तो इस तरीके का सीक्वेंस आपकी ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है। तो 100 का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ए बी डी सी। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भूतपूर्व INA के नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो नेता आपके कौन थे? मोहन सिंह थे। इन पर जो है ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था, पूछा गया था, तो मोहन सिंह जी पर नहीं लगाया गया था। तो 101 का जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान द्वारा इसमें से किस ऑप्शन को हम लोग लागू कर सकते हैं? तो याद रखना, भारत के संविधान द्वारा हम लोग जो है मौलिक अधिकार को लागू कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 102 का आपका जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियुक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो 103 का जो है आपका सही जवाब क्वेश्चन का हो जाएगा वो आपका अनुच्छेद 42 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो याद रखना, जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है इसमें शासन प्रणाली की संरचना पूछी गई क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था की शासन प्रणाली हो जाएगी ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। तो 104 का आपका जवाब बिल्कुल सी सही हो जाएगा। देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। तो याद रखना, कितने दिनों के बाद आपका त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। तो ये आपके 7 दिनों के बाद प्रभावी माना जाएगा। तो 105 का जवाब आपका ई बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताइए जो आपके निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। यानी किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ था, उसको हम लोग निर्विरोध बोलते हैं। तो 106 का आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपके उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये ऐसे 3 उपराष्ट्रपति थे जो आपके बिल्कुल ही निर्विरोध चुने गए थे। तो 106 का जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है खाली स्थान भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता कौन सा आपका मार्ग है इनमें से। तो 107 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों को जोड़ता है। आप इससे याद कर सकते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब 4 शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो 107 का जवाब आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछते हैं। निम्नलिखित के में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है। तो मेघालय के पठार का जो आपका इनमें से उपमंडल नहीं होगा वो आपका कौन सा होगा। तो आपका धनसिरी जो है, धनसिरी भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 108 का। 109 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है। तो दक्कन के पठार से आपका इनमें से कौन सा राज्य है जो नहीं घिरा है। तो वो आपका राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये ऐसा राज्य है जो आपके दक्कन के पठार से घिरा नहीं है, बाकी तेलंगाना भी घिरा है और आपके महाराष्ट्र भी घिरा हुआ है। तो 109 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है 110 नंबर क्वेश्चन सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। फिर आपसे पूछता है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ है। तो इसका ऑप्शन आप लोग सेकंडों में देंगे कि सहारा रेगिस्तान आपके कहाँ है, उत्तर
अफ्रीका में हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्न में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है। तो अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जाता है। तो 112 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकता इस रूपांतरित फसल है। तो वो आपकी फसल हो जाएगी बीटी कपास की। किसकी? बीटी कपास की। 114 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है विदेश में भारतीय मूल के कितने वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान मंत्रालय ने वैभव फेलोशिप के प्रथम प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। तो आपके कितने वैज्ञानिक हैं? तो ऐसे आपके वैज्ञानिकों की संख्या जरूर याद रखना, 22 वैज्ञानिक हैं जिनके लिए वैभव फेलोशिप के प्रथम जो आपके प्राप्तकर्ताओं के रूप में उनकी घोषणा की गई। कितने लोगों की? 22 लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर कहता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहता है ग्राम और लघु उद्योग समिति को हम लोग किस रूप में जानते हैं। तो याद रखना इसको हम लोग करवे समिति के रूप में जानते हैं। तो ग्राम और लघु उद्योग समिति को हम लोग करवे समिति के रूप में भी जानते हैं। तो 115 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 116 आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। तो कौन सा आपकी सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं होगा। तो वो आपका ऑप्शन नंबर उज्ज्वला योजना जो है ये आपकी सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। तो 116 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कहता है भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है। तो याद रखना पहली जो हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 117 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, कहता है हाल ही में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो याद रखना 118 क्वेश्चन का सही जवाब आपका विकास लखेरा ने। 118 का जवाब बी सही हो जाएगा। 119 नंबर आप क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं, हाल ही में जारी विश्व में अस्वास्थ्यकर हवा वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर की जगह शीर्ष पर है। तो शीर्ष पर आपकी काठमांडू हो जाएगा। ठीक है, 119 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। कहता है 5 वर्षों में आयोजित होने वाला गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो याद रखना इसका स्थान आप लोग, ये आपके पोखरण में आयोजित किया गया था। तो 120 का जवाब आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, किस देश की केंजा लाइली को दुनिया की पहली मिस एआई घोषित किया गया है। तो पहली मिस एआई किसे घोषित किया गया है। तो याद रखना वो आपकी किस देश की हैं। तो वो आपकी मोरक्को देश की हो जाएंगी। कहाँ की? मोरक्को। तो 121 क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 122 देखते हैं क्या कहते हैं, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्धृत हुई थी। तो याद रखना ये आपके किससे उद्धृत हुई थी। तो 122 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्योटो प्रोटोकॉल से। तो 122 का सही जवाब आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है, कहता है सुपोषण किसके आधिक्य से होता है। तो याद रखना ये जो है सुपोषण आपके किसके आधिक्य से होता है। तो 123 का सही जवाब आपका नाइट्रोजन के आधिक्य से होता है। तो 123 का सही जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 124 कहता है कि एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ह्रास होता है। तो याद रखना उस टाइम आपके ऊर्जा का कितना प्रतिशत ह्रास होता है। तो 124 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 90%। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कहता है। 125 कहता है कार्बन डाइऑक्साइड किस सीमा तक की रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है।
तो किस सीमा तक की आपकी रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है? तो 5.5 से 7 माइक्रोन्स तक की सक्रियता को अवशोषित करती है आपकी कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप लोग जरूर लिख लेना। 125 का जवाब ई बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कहता है अति लेड विषाक्तता क्या कहलाती है? तो याद रखना अति लेड जो पॉइजनिंग है ये क्या कहलाती है? तो 126 का सही जवाब आपके प्लेम्बिज्म कहलाता है। ठीक है, अति लेड पॉइजनिंग क्या कहलाती है? प्लेम्बिज्म। 127 नंबर क्वेश्चन कहता है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में आपके अत्यधिक विविधता का कारण पूछा जाए एग्जाम में, तो याद रखना ये आपके उत्परिवर्तन के कारण जो है अत्यधिक विविधता होती है आपके जीवों में। 128 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना जो उठा हुआ प्रतीत होता है उस अक्षर को हम लोग लाल प्रतीत होता हुआ दिखेगा आपको। तो 128 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं। किस चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं? तो याद रखना सभी डोमेनों के सभी परमाणु जो है वो आपके जो है चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं। तो 129 का सही जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। धातु के तार का प्रतिरोध होता है, तो जो आपके धातु के तार का प्रतिरोध होता है वो इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप लोग इस लाइन को कम से कम 2 से 3 बार लिखिए। ये क्वेश्चन इस हद तक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना कि धातु के तार का प्रतिरोध होता क्या है? इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 130 का सही जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पत्ती जीर्णता में देरी का कारण है? तो याद रखना वो आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि 4 एक जैसी केतलियों के आधार पर समान मोटाई की विभिन्न धातुओं से बनी जिनमें समान मात्रा में जल डाला जाता है, यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी अग्र पर रखते हैं तो जल सबसे पहले किस धातु से बनी हुई केतली में उबलेगा? तो याद रखना सबसे पहले जो आपका जल उबलेगा वो आपकी कॉपर धातु की बनी हुई केतली में उबलेगा। तो 132 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है वसाओं तथा क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या होता है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आपकी वसाएं हो गई तथा क्षार की अभिक्रिया से जो उत्पाद बनता है उसको हम लोग जो है साबुन तथा ग्लिसरॉल के रूप में जानते हैं। तो 133 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 134 नंबर भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कहता है शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का जो तापक्रम नियंत्रित करने वाला हो जाएगा वो आपका हाइपोथैलेमस होता है जो आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो 134 का सही जवाब आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 135 देखते हैं। वह गुण कौन सा है जो F1 पीढ़ी का प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है? तो याद रखना वह गुण आपका कौन सा हो जाएगा जो F1 पीढ़ी का प्रभाव भी रखता है और स्पष्ट रूप से देखा भी जाता है? तो 135 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रबल होता है। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस सेट में आपके लिए इतने ही क्वेश्चन थे। इस प्रैक्टिस सेट में हमने शायद बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हटा दिए। अब लेकिन जो प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आएंगे वो उसमें सब कुछ होगा। जो भी आपके 80 से 90 क्वेश्चन आपके जीएस में पोर्शन में पूछे जाते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। और आज देखिए इतने कम समय में हमने आपके साथ इतने ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आप लोग ज़रूर अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट आज का कैसा लगा। अगर आप लोग रिस्पॉन्स बताएंगे तो हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका रिस्पॉन्स देना। ये आप लोगों से हाथ जोड़कर हमारी रिक्वेस्ट है। और अगर आपको हमारा ये सेशन आज का पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग, आपका लाइक करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन ज़रूर हमारा कुछ बन सकता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बिना लाइक के बिल्कुल ना जाना। और जो भी आपको लगता है कि जो भी आपके दोस्त वगैरह इस एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके पास ज़रूर इस वीडियो को पहुंचा देना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और अपनी इस
आज की वीडियो की पीडीएफ हम आपको अपने इस टेलीग्राम के जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा चुके हैं, तो आप वहाँ से जाकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। बार बार हम यही कहते हैं आप लोगों से अंत में कि प्लीज़ आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये दिन आपके लिए दोबारा नहीं आने वाला है। तो जिस हद तक आप अपना एफर्ट लगा सकते हैं लगा दीजिए पूरी ताकत। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे।